हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सेहतमंद होंगे तथा घर बैठ करके अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की स्पंदना के एकादश यानी कि 11 पाठ का अध्ययन किया है। यानी मैंने 11 पाठ तक के वीडियोस बना दिए हैं। अब चूँकि ये जो हमारा सत्र है, सेशन जो 2020 और 21 है, इसको लेकर के कुछ हमारे जो पाठ्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने फेरबदल किए हैं। अर्थात काफ़ी समय से, महीनों से आप सभी स्कूल नहीं आए हैं। इसका मतलब आपकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। तो इसको लेके अब आपके सिलेबस में कुछ कम किया गया है, तो कुछ बढ़ाया भी गया है, कुछ अलग अलग फेरबदल हुए हैं। इस फेरबदल में ही अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्वादश पाठ, जो आपके कक्षा 10 के एग्ज़ाम के लिए जो पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है उसमें द्वादश पाठ रखा गया है। तो अब से मैं वही वीडियो बनाऊंगा जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो द्वादश पाठ आपके एग्ज़ाम में आएगा। इस द्वादश पाठ का नाम है मरु सौंदर्यम। मरु मतलब मरुस्थल, रेगिस्तान। सौंदर्यम मतलब सुंदरता, रेगिस्तान की सुंदरता। हमारे इस पाठ का नाम है रेगिस्तान की सुंदरता, मरु सौंदर्यम। बच्चों, ये सब तो आप जानते ही हैं कि हम राजस्थान के जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति, सभ्यता और विरासत पे बड़ा गर्व करते हैं, क्योंकि हमारा जो इतिहास रहा है वो पूरी दुनिया उसको जानती है। और इतिहास के अलावा जो यहाँ की भौगोलिक सुंदरता है, यानी हमारे पास जो हमारा ये महान रेगिस्तान है और यहाँ की जो सुंदरता है वो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती है। यहाँ का रेगिस्तान का जो माहौल है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसलिए हम सब राजस्थान के या भारत के निवासी ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी जब भारत भ्रमण पर आते हैं तो राजस्थान का रेगिस्तान देखना नहीं भूलते हैं। यहाँ का रेगिस्तान, यहाँ की सुंदरता, यहाँ का वातावरण जो भी है उसकी विशेषता वो आज हमारे इस द्वादश पाठ मरु सौंदर्यम में बताई गई है। राजस्थान के ही एक महान कवि हुए हैं, संस्कृत के ही, जिन्होंने लिखा है कन्हैया लाल सेठिया, जिन्होंने एक गीत लिखा था धरती धौरारी। वो धरती धौरारी जो गीत है वो राजस्थान की रेगिस्तान का विशेषता बताने वाला गीत है। तो उसी के ऊपर आधारित हमारे संस्कृत के जितने भी बड़े बड़े कवि हुए हैं सब ने राजस्थान के रेगिस्तान की विशेषताओं को बहुत बखान किया है। तो आइए आज हम ये मरु सौंदर्यम पाठ पढ़ेंगे, जिसमें हमारे राजस्थान के रेगिस्तान के विषय पर ये मुख्य केंद्र है। एक बात और, ये जो पाठ है हमारा ये गद्यात्मक नहीं है, ये पद्यात्मक है। यानी कि इस द्वादश पाठ में श्लोक हैं, तो श्लोक बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आप अगर अपने पिछले लास्ट 3-4 साल के एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो प्री बोर्ड में या आपके फाइनल एग्ज़ाम जो होते हैं बोर्ड के, उनमें एक ना एक बार तो हमारे द्वादश पाठ का कोई ना कोई श्लोक आया ही होगा। इससे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि हमारा ये द्वादश पाठ कितना इम्पोर्टेंट है, जिसके श्लोक परीक्षाओं में आते ही आते हैं। तो अब आपको हम आगे पढ़ाएंगे, शुरू करेंगे इस पाठ का, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। श्लोक को सुनाने के बाद में मैं आपको इसके कठिन शब्दार्थ बताऊंगा और कठिन शब्दार्थों को आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। फिर मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताऊँगा, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो आइए अब इस पाठ को शुरू करें। एकाग्रता के साथ पाठ द्वादश मरु सौंदर्यम पढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पाठ 12। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है द्वादश पाठ, यानी पाठ 12। ये आप सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस पाठ की व्याख्या से संबंधित जो भी श्लोक हैं अक्सर आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं। आपने पिछले कुछ 3-4 साल के परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अगर देखे होंगे तो आपको लगभग हर परीक्षा में, चाहे वो प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, हर परीक्षा में आपको इस पाठ से कोई ना कोई श्लोक मिलेगा ही मिलेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पाठ कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। इसलिए इस पाठ को बड़े ध्यान से सुनिएगा। और इस पाठ में जो श्लोक हैं उनके शब्द की संख्या भी ज़्यादा है। यानी कि इस पाठ के जो श्लोक हैं उनमें जो शब्द हैं वो कुछ ज़्यादा है
और थोड़े कठिन भी हैं, तो उनको अच्छे से याद करते हुए इस पाठ के भावार्थ को आप अपने दिमाग में लगाइएगा और परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से इस पाठ को तैयार कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ की भूमिका को पढ़ लेते हैं कि कोई भी पाठ जो होता है उस पाठ की सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी भूमिका में लिखी होती है और भूमिका पाठ शुरू होने के पहले आती है। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं और इस भूमिका को पढ़ने से आपको इस पाठ के जो संदर्भ हैं, प्रसंग हैं और इसके मूल विषय जो है उसके बारे में पता लगेगा। तो आइए अब हम बिना देर किए सीधे इसके पाठ की भावार्थ से ऊपर जो देख रहे हैं आप ऊपर ये भूमिका, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहली लाइन है, उसमें ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे कि राजस्थान प्रदेशस्य पश्चिमांचले प्रतिष्ठास्ति थार भूमि ही, यानी राजस्थान के पश्चिम आंचल में, आंचल मतलब भाग में या गोद में, प्रसिद्धास्ति, प्रसिद्धा यानी फैली हुई, अस्ति यानी है क्या, थार मरुभूमि ही, थार मतलब थार, मरु मतलब रेगिस्तान, भूमि मतलब जमीन। थार रेगिस्तानीय स्थल जो है राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। इस लाइन का अर्थ ये हुआ। आगे लिखा हुआ है राजस्थानीयः वयम, वयम मतलब हम सब, राजस्थानीयः हम सब राजस्थानी जो हैं, विशेष्यता यानी मुख्य रूप से, अस्य यानी इस, यह, मरु देशस्य यानी मरु देश की, मरु स्थल के, शोभा संपदा, शोभा जो वहाँ की खासियत है, शोभा है, उसकी संपदा वाले अक्षय कोशम, अक्षय कोश जो कभी ख़त्म ना होता हो। आपने देखा होगा कि महाभारत में भी कथा आती है कि द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। जब पांडव अपने वनवास पर थे तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको अक्षय पात्र दिया था, ताकि अक्षय पात्र में जो भी भोजन बनाया जाता है, एक बार उसमें कुछ भी बनाना शुरू कर दिया जाए तो फिर कितने ही लोग आ जाएं, कितने ही व्यक्ति भोजन करने बैठ जाएं, उस पात्र में से भोजन ख़त्म नहीं होता था। जब तक व्यक्ति का सारा सबका भोजन नहीं हो जाता था तब तक उस पात्र में से भोजन ख़त्म नहीं होता था। तो अक्षय पात्र मतलब जो पात्र जिसमें जो है वो कभी ख़त्म ना हो, ये शब्द हुआ इसका। तो ये कौन से पात्र की बात हो रही है यहाँ पे, शोभा संपदा, यानी शोभा की संपदा वाले अक्षय पात्र के प्रति अनुरक्ता, अनुरक्त मतलब आसक्त होना, किसी के प्रति आसक्त हो जाना, गौरवान्विता, और गौरवान्वित मतलब गर्व से भर जाना, च मतलब और, इसमें मतलब हैं। पूरी लाइन का मतलब हुआ कि हम सब राजस्थानी विशेष रूप से मरु प्रदेश की शोभा संपन्न अक्षय कोश के प्रति अनुरक्त हैं, यानी उसके प्रति लगे हुए हैं, हमारा मन उसमें है और गौरवान्वित हैं। अब आइए आगे लिखते हैं। देखा है कि न केवलम, न मतलब नहीं, केवलम मतलब केवल, वयम, वयम मतलब हम सब, अपितु, अपितु मतलब बल्कि, न केवल हम सब बल्कि मरु महिमना यानी मरु स्थल की महिमा, आकृष्ट, आकृष्ट होके उसकी तरफ खींचे चले जा कर के, देशाटन यानी देश घूमना, देश में भ्रमण करना देशाटन कहलाता है। देशाटन रुचिया, रुचिया मतलब रुचि, इच्छा वाले, देश घूमने की इच्छा वाले, वैदेशिका, वैदेशिका मतलब विदेशी, जो विदेशी सैलानी होते हैं उन्हें कहते हैं वैदेशिका। अपि मतलब भी, मरु सौंदर्य, मरु सौंदर्य मतलब मरुस्थल के सुंदरता, दर्शन मतलब दर्शन, वंचितान, वंचितान मतलब जो नहीं कर पाए हैं, जो बच गए हैं, रह गए हैं। तो यहाँ इस शब्द का मतलब हुआ जो मरुस्थल का दर्शन करने से बचे हुए, स्व, स्व मतलब अपने
खुद के, आत्मना मतलब खुद के, अपने खुद के, लोचनैर वंचितान आँखों से जो वंचित हैं, जो आँखों से नहीं देख पाए हैं, मन्यमानः, मन्यमानः मतलब मान करके, मानते हुए, मरुदर्शनम यानी मरु स्थल का दर्शन, कृत्वा मतलब करके, आत्मनः, आत्मनः मतलब स्वयं को, अपने आप को, धन्यान यानी धन्य, मन्यते यानी मानते हैं। पूरी लाइन का ध्यान देंगे, दूसरी लाइन से शुरू होकर ये चौथी लाइन में आ रहा है, यानी इतनी बड़ी लाइन है, कुछ शब्द मुश्किल भी हैं, तो इसका अर्थ अब आप सुनेंगे, क्योंकि शब्द का जो शब्दार्थ भाव है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब आप इसका भाव सुनेंगे ध्यान से कि क्या कहना चाहती है पूरी लाइन। ये 2 लाइन कहना चाहती है कि न केवल हम सब, बल्कि राजस्थान की महिमा से आकृष्ट यानी खींचे चले आने वाले, देशाटन यानी देश भ्रमण की रुचि रखने वाले विदेशी भी मरु सौंदर्य दर्शन से वंचित, अपने आँखों से देखने से वंचित मानते हुए, आँखों से जो नहीं देख पाए हैं उसे मानते हुए, मरुस्थल का दर्शन करने, मरुस्थल का दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं। तो ये इसका अर्थ हुआ। वापस बता देता हूँ, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। 2 लाइन है संस्कृत में, तो अब इसका अर्थ फाइनल है कि न केवल हम सब राजस्थान के, बल्कि राजस्थान की महिमा से खींचे चले आ रहे, देशाटन यानी देश के भ्रमण करने की रुचि रखने वाले विदेशी भी मरु सौंदर्य के दर्शन से वंचित, अपने नेत्रों से देखने से वंचित मानते हुए, स्वयं मरुस्थल का दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। आगे चलेंगे, 4th लाइन में हैं हम। लिखा है, राजस्थानी भाषया महाकवि स्वनामधन्य पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया। इस लाइन का मतलब हुआ कि राजस्थानी भाषा के महाकवि स्वनामधन्य यानी जिनका नाम लेके ही धन्य हो सकते हैं, जिनका नाम लेने से ही धन्य हो जाते हैं, ऐसे स्वनाम धन्य पद्मश्री। ये पद्मश्री इनकी उपाधि है। आप सबको पता ही है कि हमारी भारत सरकार जो है, उनका नागरिक जो होते हैं उनको सम्मानित करने का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है पद्मश्री। तो वो पद्मश्री उन्होंने दिया जिसको, उनका नाम है कन्हैया लाल सेठिया। क्या नाम है? पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया। इमामेव, इमामेव यानी इसी भूमि की, स्तुवन, स्तुवन मतलब स्तुति, धरती धौरारी। ये गीत तो आप सभी ने सुना होगा, धरती धौरारी, धरती धौरारी, वही बात है, धरती धौरारी। इत्य अमरम गीतम रचितवान, यानी ऐसा अमर गीत उन्होंने रचित किया। किन्होंने रचित किया? पूरी लाइन का मतलब देख लीजिए। ऊपर वाली लाइन से लिखा है कि राजस्थानी भाषा के महाकवि स्वनाम धन्य पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया ने इसी राजस्थान भूमि की स्तुति में धरती धौरारी जैसा अमर गीत उसकी रचना की। आगे लिखा है, आधुनिकः यानी वर्तमान के, संस्कृत कवयों अपि, संस्कृत कवियों में भी, स्व काव्येषु अपने काव्य में, मरुभूमिम यानी राजस्थान की मरुस्थली भूमि, गौरव गानम कृतवन्तः, उसका जो गौरव है उसका वो गान करते हैं। पूरी लाइन का मतलब हुआ, वर्तमान के संस्कृत कवि भी अपने महाकाव्य में, या जो वो काव्य करते हैं अपने काव्य में, मरुस्थल की भूमि की गौरव गाथा को गाते हैं। आगे लिखा हुआ है, प्रस्तुते पाठे, यानी ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, इस प्रस्तुत पाठ में कतिपय, कतिपय मतलब क्या होता है? कुछ, कतिपय मतलब होता है कुछ, सरले मतलब सरल, श्लोके मतलब श्लोक, मातृभूमि है
मातृभूमि यानी मातृभूमि की अपूर्व सौंदर्य से यानी जो कभी पूरा ना हो इतना ज़्यादा सौंदर्य सुंदरता के यथावच्य मतलब अपने अनुसार यथार्थ को लेके चित्त आकर्षण मतलब जो हमारे मन को आकर्षक कर ले। च मतलब और चारुचित्रम मतलब होता है सुंदर, चित्रम यानी चित्रण को, प्रस्तुतयते यानी प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत किया गया है। पूरी लाइन का मतलब हुआ प्रस्तुत पाठ में कुछ सरल श्लोकों के द्वारा मरुस्थलीय भूमि के अपूर्व सौंदर्य का यथार्थ और चित्राकर्षण सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों ये थी पाठ की भूमिका। इस पाठ को भूमिका को पढ़ के आपको पता लग गया होगा कि ये पाठ बेसिकली हमारे राजस्थान के रेगिस्तान के बारे में है और रेगिस्तान की महिमा क्या है, वहाँ की सुंदरता कैसी होती है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलती है। उस सुंदरता को, वहाँ के माहौल को देखने के लिए विदेशी लोग भी भारत में आते हैं और रेगिस्तान में घूमने जाते हैं। और रेगिस्तान की जो महिमा है वो किसी से कम नहीं है। वर्तमान में जो हमारे संस्कृत के भी कवि हैं, जितने भी हैं, वो सभी कभी न कभी अपने किसी भी काव्य में, साहित्य में जो वो लिखते हैं उसमें रेगिस्तान की महिमा को ज़रूर बताते हैं। तो ये मूल पाठ जो है हमारा रेगिस्तान के बारे में है, वहाँ के वातावरण, वहाँ की सुंदरता और वहाँ की खासियत, विशेषताएं क्या होती है। इस पाठ में जो श्लोक दिए हैं उनमें वही बताया गया है। अब है पाठ का नाम मरु सौंदर्यम। मरु मतलब मरुस्थल, सौंदर्य मतलब सुंदरता, रेगिस्तान की सुंदरता, उस बारे में ये पाठ है। अभी 2 श्लोक आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो आज हम 2 श्लोक ही पढ़ते हैं। पहला श्लोक बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसको गा के आपको सुनाऊंगा, तत्पश्चात मैं इसके भावार्थ एक एक शब्द आपको बताऊंगा, इसका जो होता है कठिन शब्दार्थ वो आपको बताऊंगा, फिर इसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। बड़े ध्यान से समझना। पहला श्लोक है, शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितोऽयं चरकैश्वरेण स्नेहार्द भावे गरसे विशिष्टः शुष्को अपि नित्यं सरसा सदेशः। अब आइए इसके कठिन शब्दार्थ पर ध्यान दें। शरीर मतलब शरीर, विज्ञान मतलब विज्ञान, शरीर विज्ञान। जो शरीर डॉक्टर होते हैं ना, जो शरीर के वैज्ञानिक जो डॉक्टर्स होते हैं उनके बारे में है। विचक्षण मतलब क्या होता है, जो विशेषज्ञ होते हैं, जो जिनको स्पेशलिटी होती है किसी चीज़ में। यहाँ स्पेशलिटी यानी विशेषता है विचक्षण। विचक्षण का अर्थ है विशेषता। किसकी विशेषता? शारीरिक विज्ञान, जो हमारा शारीरिक है, शारीरिक विज्ञान के विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट। आगे लिखा हुआ है प्रशंसितोयम, प्रशंसित अयम, अयम मतलब यह है प्रशंसितोयम, प्रशंसित यानी प्रशंसा की हुई, चरकेश्वरेण यानी चरक के द्वारा। एक हमारे ऋषि हुए हैं चरक ऋषि, उनके द्वारा जिसकी यानी इसकी प्रशंसा हुई है, ये बोला गया इसमें। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा हिंदी में भी, और अभी 10th में आप पहुँचे हैं तो आपने हिंदी में पढ़ा होगा या संस्कृत में पढ़ा होगा या अन्य अपने सामाजिक SST इत्यादि विषयों में कहीं ना कहीं महर्षि चरक के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो ये महर्षि चरक वही हैं जिनकी यहाँ बात हो रही है, जो शारीरिक विज्ञान के बहुत बड़े विशेषज्ञ रहे हैं। तो उनके द्वारा अयम यानी यह प्रशंसितोयम, जिसकी प्रशंसा की गई है। पूरी लाइन का मतलब हुआ शारीरिक विज्ञान के विशेषज्ञ महर्षि चरक के द्वारा इसकी प्रशंसा की गई है। दूसरी लाइन का पहले आप कठिन शब्द देखेंगे, स्नेहार्द। स्नेहार्द मतलब
स्नेह आर्द्र जो भाव होते हैं, स्नेह आर्द्र, स्नेह मतलब होता है स्नेह, प्रेम, आनंद, किसी के प्रति लगाव। आर्द्र यानी वही भाव है, इसी के अंतर्गत है। भावेक, भावेक मतलब भाव, फीलिंग। कौन कौन सी? स्नेह और आर्द्र वाली भाव यानी फीलिंग। रसय विशिष्टा, रसय विशिष्टा मतलब उनकी, रसई मतलब आनंद, मधुरता, विशिष्टा मतलब, विशिष्टा मतलब विशिष्ट वाली, खासियत वाली। पूरे शब्द का मतलब हुआ प्रेम, और आर्द्र यहाँ कर सकते हैं हम दया। आर्द्र का मतलब लगा सकते हैं तरह से दया। प्रेम और दया आदि भावों की मधुरता वाली। ठीक है। शुष्को अपि, शुष्क अपि, शुष्क मतलब, शुष्क मतलब शुष्क होता ही है, आप जानते होंगे, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। शुष्क द्रव्य और ठोस पढ़ा है ना। तो शुष्क मतलब शुष्क यानी सूखा, अपि मतलब भी, शुष्को अपि मतलब जो सूखा है भी। नित्यम, नित्य मतलब रोजाना, हमेशा। सरसः, सरस मतलब आनंददायी, अच्छा लगने वाला, सरस। सह मतलब वह के लिए भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ये श्लोक में सह का तात्पर्य यह से है, यह देश मतलब देश, मतलब प्रदेश, मतलब स्थान। ठीक है। तो दूसरे वाले कठिन शब्दार्थ ये थे। अब इस दूसरे वाले लाइन का जो है कि अर्थ आपको बता देते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पूरी लाइन का अर्थ समझेंगे कि यह प्रदेश शुष्क होने पर भी प्रेम और दया आदि भावों का मधुरता से ये युक्त प्रदेश है, इसलिए यह नित्य और आनंददायी है। ठीक है। एक बार फिर इसका पूरे दोनों लाइन का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। अब दोनों लाइन का अर्थ है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका जो हिंदी व्याख्या है वो भावार्थ ये है कि चिकित्सा शास्त्र के, शारीरिक शास्त्र के विशेषज्ञ विद्वान आचार्य चरक के द्वारा की गई प्रशंसा से युक्त यह प्रदेश, अब दूसरी लाइन में आ गए हैं, यह प्रदेश शुष्क होने पर भी प्रेम और दया आदि भावों के मधुरता से युक्त है, इसलिए यह नित्य सरस यानी कि आनंददायी है। तो ये था हमारा पहला श्लोक। इसको वापस सुन लीजिएगा और सुन करके इसको तैयार कीजिएगा और इसके कठिन शब्दों को याद कीजिएगा। दूसरा श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। अब दूसरे श्लोक में हम आ चुके हैं, वापस इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे कि मैं इसको गाता हूँ राग में और आप इसको सुनिएगा, फिर इसके कठिन शब्दार्थ पढ़ेंगे और फिर इसका हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बताएंगे। पहला श्लोक है, मरु सुवर्णो नहि येन दृष्ट किं तेन दृष्टुं क्वचित् सदृश्यं स्फुटं मरो भ्रांति सुमेरुशृंगा शीलासु कृष्णा सुनते ही मृगया। तो ये था आपका दूसरा वाला श्लोक। अब आइए इसके कठिन शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखा है मरु, मरु मतलब मरुस्थल की बात हो रही है, तो मरु मतलब मरुस्थल ही है। सुवर्णो, सुवर्ण, सुवर्ण यानी जो सोने जैसा, जिसकी चकाचौंध है, सोने सोने स्वर्ण जैसा जिसकी रोशनी है। न मतलब न, ही मतलब ही, येन, येन मतलब जिसने, जिसने, दृष्टा मतलब देखा, जिसने मतलब देखा, किम मतलब क्या, तेन मतलब उसने, दृष्टुम मतलब देखा, कुहचित, कुहचित मतलब कहीं पर भी नहीं, कहीं पर, कुहचित मतलब कहीं पर। सदृश्याम, सदृश्याम मतलब देखने योग्य या देखने जैसा। सुदृश्या मतलब देखने जैसा। दूसरी लाइन का अर्थ समझते हैं। स्फुटम, स्फुटम मतलब क्या होता है? जो स्पष्ट हो, साफ हो। स्फुटम का अर्थ यहाँ हुआ है स्पष्ट होना, साफ होना।
मरो, मरो मतलब मरुस्थल की बात है। भ्रांति, भ्रांति मतलब होता है शोभनते, जिसकी शोभा, जिसकी सुशोभा बहुत ज़्यादा हो, भ्रांति मतलब शोभा। सुमेरु श्रृंगा, सुमेरु श्रृंगा मतलब, सुमेरु मतलब एक पहाड़ है, सोने का जैसा चमकता है, तिब्बत में आता है। कैलाश मानसरोवर जब जाते हैं तो उससे पहले जो बर्फीले हिमालय का जो पहाड़ है उसके बीच में एक ऐसा पहाड़ है जिसकी रोशनी स्वर्ण के समान चमकती है, यानी उस पहाड़ को देखने पे ऐसा लगता है कि सोने का पहाड़ है, उसकी शोभा ऐसी है। तो इसका मतलब हुआ सुमेरु मतलब वही सुमेरु, सोने जैसा। श्रृंगा मतलब पहाड़, श्रृंगा मतलब पर्वत, सुमेरु पर्वत। शीलासु, शीलासु मतलब शिलाओं पे। कृष्णासु, कृष्ण मतलब होता है काला, कृष्ण मतलब होता है काला। तो काली शिला पर, ना मतलब नहीं, ते मतलब वे, ही मतलब ही। मृगया, मृगया मतलब खोजने योग्य, मृगया मतलब होता है खोजने जैसा, खोजने योग्य। तो ये थे आपके कठिन शब्दार्थ। अब जो है कि हम आपको बता देते हैं कि इस पाठ का, इस अपना जो श्लोक नंबर 2 है, इसका भावार्थ क्या है। तो बहुत ध्यान से सुनना, दोनों लाइनों का अर्थ है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कि सुंदर वर्ण वाला, सुंदर वर्ण वाला, स्वर्ण जैसा दिखने वाला, मरु प्रदेश यानी ये राजस्थान प्रदेश, रेगिस्तान प्रदेश, जिसने नहीं देखा उसके द्वारा कहाँ पर दर्शनीय, देखने वाला क्या देखा। पहली लाइन का मतलब हुआ कि जिसने ये सोने के समान चमकने वाला मरुस्थल नहीं देखा तो उसके द्वारा देखने जैसी चीज़, वस्तु, स्थान क्या देखी गई। ठीक है। दूसरी वाली लाइन का अर्थ बताते हैं। दूसरी वाली लाइन में लिखा, जो सुमेरु पर्वत के शिखर पर, जो सुमेरु शिखर के पर्वत पर सुशोभित होते हैं उन्हें काली शिलाओं में नहीं खोजना चाहिए। सुमेरु पर्वत की शिखाओं पर क्या क्या सुशोभित होते हैं? स्वर्ण, वहाँ की जगमगाहट, वहाँ की स्वर्ण रूपी जगमगाहट जो वहाँ सुमेरु पर्वत के शिखर पर देखने को मिलती है, वे जो है कि काली पहाड़ जो होते हैं पत्थर के, उनमें नहीं दिखाई देते। वैसी चमक वहाँ काले पत्थरों की पहाड़ में, शिलाओं में नहीं देखने को मिलती, जैसे कि सुमेरु पर्वत की शिखरों पर देखने को मिलती है। यानी एक उपमा दी गई है, एक कंपेयर किया गया है कि राजस्थान के जो रेगिस्तान है, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की जो चमकीली स्वर्ण के समान जगमगाहट है, वो जगमगाहट आपको कहीं दूसरे पत्थर के काले पहाड़ जो होते हैं वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ये बताना गया है दूसरी वाली लाइन में। अब आइए आपको दोनों लाइन का एक बार फिर से मैं अर्थ बता देता हूँ। लिखा है कि स्वर्ण रूपी मरुस्थल जिसने नहीं देखा उसके द्वारा कहाँ पर देखने योग्य क्या देखा गया, यानी कुछ भी नहीं देखा गया। कहने का मतलब हुआ जिसने रेगिस्तान नहीं देखा तो उसके द्वारा कहीं पर कुछ भी नहीं देखा गया। दूसरी लाइन का मतलब हुआ है जो सुमेरु पर्वत के शिखर पर मरु प्रदेश में यहाँ पे ही स्पष्ट दिखाई देते हैं चमकते हुए, उन्हें काली शिलाओं में नहीं खोजना चाहिए। तो फिलहाल बच्चों ये था आपका दूसरा श्लोक, और आज के इस वीडियो में हम 2 ही श्लोक पढ़ते हैं। और ऊपर इससे पहले हमने इस पाठ की भूमिका पढ़ी, जिसको पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि ये द्वादश पाठ जो है ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसकी भूमिका क्या है। तत्पश्चात ये 2 श्लोक ही आज हम रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कठिन पाठ है और इसके शब्द भी ज़्यादा हैं श्लोक में जो दिए गए हैं, तो उनके कठिन शब्दार्थ को भी आपको याद करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों फ़िलहाल आज की इस हमारी वीडियो में इतना ही। अगली चर्चा के लिए हम पुनः दूसरे वीडियो को लेके आएंगे। इसके आगे के श्लोक इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और कठिन शब्दार्थों को समझ लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली बार दूसरे वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।